Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a topic that is otitis externa. इससे पहले हम लोग ने otitis media डिस्कस किया था. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो देख लीजिए. otitis externa, the name telling the meaning. otitis ये जो वर्ड है इसमें आ रहा है आपका आइटिस, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन, राइट. तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बट किसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है? एक्सटर्ना का इन्फ्लेमेशन हो रहा है. अब ये एक्सटर्ना वर्ड क्या है? व्हाट एक्सटर्ना मीन्स? एक्सटर्ना मीन्स एक्सटर्नल ईयर. तो थोड़ा सा हम एनाटॉमी देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिजीज कंडीशन पे आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हमारे पास जो ईयर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है. एक है आपका एक्सटर्नल ईयर, फिर आता है आपका मिडिल ईयर, एंड देन लास्ट में आता है आपका इनर ईयर. ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर हम किसको कहेंगे? जो एरिया आप टच कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये वाला एरिया आप टच कर सकते हो, उसके बाद आप अपने ईयर के अंदर फिंगर डालते हो, राइट, फिंगर इंसर्ट कर सकते हो. तो जितना भी एरिया आप टच कर सकते हो वो है आपका एक्सटर्नल ईयर. ठीक है, तो यहाँ पे चाहे यहाँ पे इस मेम्ब्रेन यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से पहले, आपके कान के पर्दे से पहले वाला जितना भी एरिया है वो है आपका एक्सटर्नल ईयर. कान के पर्दे से पहले अगर इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी एरिया में, हम उसे बोलेंगे ओटाइटिस एक्सटर्ना. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा. तो ये जो पार्ट है ये है आपका पिन्ना. ठीक है, इस पार्ट को मैं पकड़ सकती हूँ, खींच सकती हूँ. दिस इज पिन्ना. पिन्ना के बाद आपका एक कैनाल आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी कैनाल. तो पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल आपका एक्सटर्नल ईयर बनाने का काम करता है. अगर इन्फेक्शन पिन्ना में होगा तो भी हम बोलेंगे कि ओटाइटिस एक्सटर्ना हुआ है. अगर इन्फेक्शन आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में होगा तो भी हम कहेंगे आपका इन्फेक्शन क्या है? ओटाइटिस एक्सटर्ना. तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. एज ऑलवेज ओटाइटिस मीन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फेक्शन, राइट. एक्सटर्ना मीन्स एक्सटर्नल ईयर. ओके, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्विमर्स ईयर. अब इसे हम स्विमर्स ईयर्स के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये इन्फेक्शन, या आप कह सकते हो कि ये डिजीज कंडीशन मोस्ट ऑफ दी उन पीपल्स में देखने को मिलती है जो स्विमिंग करते हैं. इसका रीज़न भी यही है कि वो किस पानी में स्विम कर रहे हैं, वो पानी चेंज किया गया कि नहीं किया गया, कैसा है वो पानी. ठीक है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो जो प्रोफेशनल स्विमर्स हैं या जो डेली प्रैक्टिस करते हैं स्विमिंग की, उनके अंदर ओटाइटिस एक्सटर्ना देखने को ज़्यादा मिलता है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी स्विमर्स ईयर. इसके अलावा कॉमन इन स्विमर्स के अंदर तो कॉमन है ही है, इसके अलावा ये आपके बच्चों में भी कॉमन है. बच्चों में इसलिए कॉमन है क्योंकि बच्चे हमारे क्या करते हैं? हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं. वो कुछ भी खाते हैं, कहीं पर भी खेलते हैं, और अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से अपने कान में इन्फेक्शन कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका डेफिनेशन. डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि अगर इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लेमेशन हुआ है कौन से एरिया में? आउटर ईयर एंड इट्स कैनाल. आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर सेम चीज़ है. आप यहाँ पे आउटर की जगह एक्सटर्नल भी लिख सकते हो. ठीक है, तो आउटर ईयर यानी कि आपका पिन्ना एंड इट्स कैनाल, इसका मतलब ऑडिटरी कैनाल. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स की. अगर बात करें तो ये टोटल हमारा 5 में डिवाइड है, 5 टाइप्स में डिवाइड है. पहला है आपका एक्यूट. तो एक्यूट नाम आप बहुत ईजिली सुनते हो, एक्यूट इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन है. एक्यूट यहाँ पे क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन लेस देन 4 वीक्स के लिए हुआ है. ठीक है, उसके बाद अगर ये ठीक हो जाता है तो आप कहोगे कि ये एक्यूट इन्फेक्शन था. अगर ये इन्फेक्शन मोर देन 4 वीक्स तक चला गया तो ये आपका क्रोनिक कंडीशन आ जाएगी. ठीक है, इसके अलावा सिंपल सी चीज़ है, ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है. आपका भाई सिंपल सी चीज़ है, ये लंबे समय तक चल रहा है, ये छोटे समय तक चल रहा है. इसके अलावा एक्यूट इन्फेक्शन को हम लोग स्विमर्स ईयर भी बोलते हैं. ठीक, तो ये है आपका एक्यूट एंड क्रोनिक में डिफरेंस. इसके अलावा नेक्स्ट आपका आ जाता है इक्केज़मेटस.
इकेस्मेटस भी एक तरह का टाइप है। ये उन लोगों में पाया जाता है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी जिनको है, मतलब लाइक हाइपर सेंसिटिव हैं। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? जब आप बहुत जल्दी प्रोन में आ जाते हो इन्फेक्शन के। फॉर एग्जांपल मेरी इम्यूनिटी वीक है और मुझे बहुत जल्दी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहीं पर भी डस्ट एरिया में गई, मुझे कहीं ना कहीं स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कौन सा टाइप है ये? इकेस्मेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, तो ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्रोटाइजिंग। नेक्रोटाइजिंग वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे नेक्रोटिक की बात चल रही है या नेक्रोसिस की बात चल रही है। नेक्रोसिस आपको बहुत अच्छे से पता है कि टिश्यूज़ की डेथ को हम टिश्यू नेक्रोसिस बोलते हैं। जब आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना का रिजल्ट ये आता है कि उसने पूरी तरह से टिश्यू को डैमेज कर दिया है, और एक टिश्यू को डैमेज करने के बाद तुरंत वो दूसरे टिश्यू को डैमेज कर रहा है, तुरंत तीसरे टिश्यू को डैमेज कर रहा है, इस तरह से वो एक एरिया से दूसरे एरिया बहुत ईजिली स्प्रेड हो रहा है। दैट टाइप ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना इज नोन एज नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो आप इसे मैलिग्नेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना भी इसे बोल सकते हो। एंड द लास्ट आ जाता है आपका माइकोसिस। ठीक है, तो ऑटोमाइकोसिस क्या है? ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। ठीक, कभी भी फंगस की वजह से अगर आपको ओटाइटिस एक्सटर्ना हुआ तो वो आपका आ जाएगा ऑटोमाइकोसिस के अंडर में। तो ये थे आपके सारे टाइप्स। मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, क्लियर बताया है। टाइम पीरियड के बेसिस पे आप एक्यूट और क्रोनिक डिसाइड कर दोगे। 4 वीक्स से पहले इन्फेक्शन रहा तो वो आपका एक्यूट हो गया, 4 वीक्स के बाद तक ये कंटिन्यूस रहा तो ये आपका क्रोनिक हो गया। इकेस्मेटस कौन सा है? उन लोगों को जिनको बहुत जल्दी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है या सेंसिटिव होते हैं किसी भी चीज़ से, उनकी स्किन में जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्रोटिक वाला जो है उसको आप मैलिग्नेंट भी बोलते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट टिश्यू डेथ हो जाती है और ये टिश्यू डेथ आगे चल के इधर उधर एरिया में बढ़ती रहती है। एंड द लास्ट था आपका, अगर फंगल की वजह से या फंगस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, ओटाइटिस एक्सटर्ना की प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस इज अंडर द ऑटोमाइकोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर। कौन कौन से ऐसी इटियोलॉजी हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है? पहले ही मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी या मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? स्विमिंग करना। ठीक है, तो वो जो लोग जो बहुत ज़्यादा स्विमिंग करते हैं तो वो एक्सपोज भी बहुत ज़्यादा होते हैं गंदे पानी से, तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा एज मैंने आपको बताया चिल्ड्रंस में देखने को ज़्यादा मिलता है। कौन सी एज के? 1 से 5 ईयर के चिल्ड्रन को देखने को ये प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो अपनी हाइजीन मेंटेन करने नहीं पाते। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये सारे हमारे बैक्टीरियाज हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनास एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। फंगस जो कि आपका ऑटोमाइकोसिस करा रहा है वो है आपका कैंडिडा। इसके अलावा रिकरेंट इन्फेक्शन की अगर आप बात करो तो वो लोग जिन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कराया, उनको एक बार इन्फेक्शन हुआ, उन्होंने हाफ ट्रीटमेंट कराया, उनको रिलीफ मिल गया, देन उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया, फिर से उनको इन्फेक्शन हुआ, फिर से उनको इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से एक्यूट इन्फेक्शन आपका क्रोनिक में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री, वो लोग जिनको पहले भी ये इन्फेक्शन हो चुका है उनको दोबारा से रिपीट हो सकता है। मे बी उनकी इम्यूनिटी कम हो, मे बी जो पुराना कॉज था वो फिर से रिपीट हो गया। इसके अलावा अनहाइजीनिक प्रैक्टिस एज ऑलवेज। डायबिटीज़ और HIV एड्स का सीन ये है कि डायबिटिक पेशेंट और HIV एड्स का जो पेशेंट है इनका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक होता है, सप्रेस होता है, तो इनको इन्फेक्शन जल्दी लग जाते हैं। ना कि सिर्फ ओटाइटिस एक्सटर्ना, किसी भी तरह का इन्फेक्शन उनको ईजिली लग जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो हम देखेंगे किस तरह से अंदर अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। तो एज ऑलवेज ईटियोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है? रिकरेंट एक्सपोजर हो रहा है। मैं बार बार ईटियोलॉजी से एक्सपोज हो रही हूँ, ठीक है। रिकरेंट एक्सपोजर, रिकरेंट एक्सपोजर की वजह से क्या हो रहा है? हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इम्यूनिटी, क्योंकि हम बार बार इन्फेक्शन से एक्सपोज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिंपल सी चीज़ है, आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई तो अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी पावर को बढ़ा देंगे और अपने आप को तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। कौन से?
क्रोनिक के साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। यहाँ पे जब इम्यूनिटी डिक्रीज हुई थी तो ये आपका एक्यूट प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। इम्यूनिटी डिक्रीज हुई थी, अगर आप यहाँ पे ठीक से ट्रीटमेंट करा देते तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता इतनी जल्दी और आपकी कंडीशन क्रोनिक नहीं आती। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब पैथोफिजियोलॉजी के थ्रू साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो ईजिली आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर आएगा, क्योंकि आपको इन्फेक्शन हो रखा हुआ है। हमारी बॉडी अपने आप को गर्म करती है ताकि वो अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आसानी से किल कर सके। देन पेन होगा, ऑब्वियसली ईयर में इन्फेक्शन है तो ईयर और ईयर के आसपास के एरिया में आपको पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से आपको हेडेक देखने को भी मिल सकता है। डिस्कम्फर्ट फील होगा, क्योंकि वो सो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो लेट नहीं पा रहा है, क्योंकि वो च्यू नहीं कर पा रहा है, अपनी टंग को मूव नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। इसके अलावा प्रूराइटिस, ये प्रूराइटिस इसको हम बोलते हैं ईचिंग, ठीक है। उस एरिया में, उस एरिया के आसपास ईचिंग में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पस बन सकता है अंदर। पस बनेगा तो पेशेंट को लगेगा कि उसके कान में कुछ फुल है, यानी कि उसके कान में कुछ भरा हुआ है, ईयर फुलनेस। इसके अलावा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। अगर कंटिन्यूस टिश्यू नेक्रोसिस होता रहा, कंटिन्यूस पस बनता रहा और टिश्यूज़ की डेथ होती रही, देन आपको सिंपली रेडनेस, स्वेलिंग जैसे कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ रहा है। देन डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड स्वॉलोइंग, जैसे जैसे इन्फेक्शन इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे आपके ईयर के साथ आपके माउथ में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। आप ठीक से च्यू नहीं कर पाओगे, चबा नहीं पाओगे, स्वॉलो नहीं कर पाओगे चीज़ों को। देन इसके बाद एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली भूख लगना बंद हो जाती है जब हमारा इन्फेक्शन बढ़ता है। हमारी बॉडी क्या करती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ब्लड सप्लाई को थोड़ा सा डिक्रीज करके इन्फेक्टेड एरिया में ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर देती है, जिससे कि जल्द से जल्द वो इन्फेक्टेड एरिया ठीक हो जाए। वीकनेस आएगी क्योंकि आप खाना नहीं खा पा रहे हो। पेन होगा जब आप टंग को मूव करोगे, क्योंकि इन्फेक्शन काफ़ी हाई हो चुका है। ओके, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो एज ऑलवेज हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन हम लोग क्या क्या हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक रिगार्डिंग द रिकरेंट इन्फेक्शन, या इससे पहले कोई आपका ट्रीटमेंट ईयर का चला था कि नहीं चला था, या आप स्विमर हो, कंटिन्यूस डेली स्विमिंग की आपकी हैबिट है, या किसी छोटे बच्चे ने कुछ अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की है, या कुछ ना कुछ अपने ईयर में अंदर डाल रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री कलेक्शन में कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग वाइटल्स देखेंगे, ठीक है। तो वाइटल्स में हम लोग 4 चीज़ें देखते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी, जिसमें ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा क्योंकि फीवर हो रखा हुआ है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज मिलता है तो आपकी पल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेशन में आपको नॉर्मल रेस्पिरेशन मिलेगा, रेस्पिरेशन में भी कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, एंड ऑल्सो बीपी में भी कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, तो ये आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। इसके अलावा हेड टू टो एग्जामिनेशन आप कर सकते हो, हेड टू टो एग्जामिनेशन आप कर सकते हो, जिसमें आपको हेड अगर देखोगे तो हेड में आपको हेडेक देखने को मिल सकता है। देन आप ईयर के पास आओगे तो ईयर में आपको वो सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे जो हम लोग ने क्लिनिकल फीचर्स में देखे थे। फॉर एग्जांपल आपको ईयर में डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, पस निकलता हुआ देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ईयर के पीछे, ईयर के पर्टिकुलर एरिया में आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, रेडनेस, ये सारी चीज़ें आपको ईयर में देखने को मिलेंगी विद पेन, अलॉन्ग विद पेन। इसके अलावा फेस अगर आप देखोगे तो मे बी वो स्वेलिंग फेस में भी आ सकती है अगर इन्फेक्शन इंक्रीज हो गया है तो। देन आपको फेस उसका डल देखने को मिलेगा क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा है। एंजाइटी में भी देखने को मिल सकती है क्योंकि उसको ये डर है कि उसका इन्फेक्शन और ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगी। बाकी होल बॉडी में आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, सिम्टम्स हमारे यहाँ तक लिमिटेड है। देन हमारा आ जाता है ब्लड टेस्ट। अब आपको ब्लड टेस्ट में क्या क्या कराना है, CBC ऑब्वियसली हम हर बार कराते ही हैं। HB लेवल आपको चेक करना है क्योंकि आगे चल के सर्जिकल मैनेजमेंट भी करना है, तो आपको HB लेवल पता होना चाहिए। अगर वो एनीमिक है तो आपको क्या करना है, ब्लड का पहले से अरेंजमेंट करके रखना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पस का एग्जामिनेशन करा सकते हो, चलो अभी ये बाद में देखेंगे। इसके अलावा आपको इंक्रीज WBCs देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तो हमारे WBCs बढ़ जाते हैं। हम सब जानते हैं वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, इन्फेक्शन को किल करना और उसे डिक्रीज करना, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं,
ठीक है। इसके अलावा आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिल सकता है ब्लड के अंदर, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है। इसी बेसिस पे हम आगे चल के ड्रग थेरेपी देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ओटोस्कोप। ओटोस्कोप का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटरनल या इनसाइड द ईयर, ठीक है। तो एक टॉर्च टाइप का ओटोस्कोप आता है ओटोस्कोपी करने के लिए। उसमें क्या होता है कि वो टॉर्च के थ्रू हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन हुआ है और ये इन्फेक्शन कहाँ तक गया है। इसके अलावा पस जो निकल रहा था उसका एग्जामिनेशन कराने के लिए, उसका कल्चर कराने के लिए आप पस कॉटन स्वैब में थोड़ा सा ले करके लैब में सेंड कर सकते हो। उस पस में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। एक्सरे हम तब कराएंगे जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाएगा और लगेगा कि इन्फेक्शन आपके मिडिल ईयर में पहुंच गया है। व्हाट इज़ मिडिल ईयर मैं आपको बता चुकी हूँ। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे से स्टार्ट होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, कान के पर्दे से आपका स्टार्ट होता है। आपके पास कान के पर्दे के बाद 3 बोन होती है। फर्स्ट है आपकी मेलिस, दूसरी है आपकी इनकस एंड थर्ड है आपकी स्टेपिस, ठीक है। इस पूरे एरिया में अगर इन्फेक्शन हो गया तो ही आप क्या कराओगे, एक्सरे कराओगे, आपको ये पता चल जाएगा कि बोन के अंदर इन्फेक्शन गया है कि नहीं गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका मेडिकल मैनेजमेंट। जब आपने पता कर लिया कि किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसी बेसिस पे आप अपना मेडिकल मैनेजमेंट या ड्रग थेरेपी दोगे, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आपका आता है सबसे पहले हम लोग ईयर ड्रॉप डालेंगे। तो ये कौन सी ईयर ड्रॉप है, सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये है आपकी एंटीबायोटिक। कितनी डालनी है, 3 ड्रॉप्स TDS यानी कि 3 टाइम्स अ डे आपको डालनी है। समझ आ गया। ये है आपकी सिप्रोफ्लॉक्सिन ईयर ड्रॉप। कितना डालना है, 3 टाइम्स अ डे डालना है, 3 बार डालना है, सुबह दोपहर शाम। 3 ड्रॉप, हर एक बार में आप 3 ड्रॉप डालोगे और इसका काम क्या है, एंटीबायोटिक है ये, यानी कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिक्रीज करने का काम करती है, इन्फेक्शन को डिक्रीज करने का काम करती है। नेक्स्ट ईयर ड्रॉप है आपकी हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन आपको 4 ड्रॉप डालनी है, BD यानी कि दो टाइम डालनी है, मॉर्निंग और इवनिंग में डालनी है। और ये क्या है, आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली, डिक्रीज करने वाली जो भी चीज़ें हैं उनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं। सो ऊपर वाली इन्फेक्शन को कम कर रही है, नीचे वाली इन्फ्लेमेशन को कम कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी एंटीबायोटिक थेरेपी। अब आपको ड्रग्स लेना है, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट लेनी है आपको। कौन सी टैबलेट है, सिफ्लेक्सिन टैबलेट है। 30 mg पर kg के अकॉर्डिंग आप लोगे। डोज आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डोज मेंशन प्रॉपर नहीं किया है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये आपके ग्रोथ लाइक स्ट्रेप्टोकोकस जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसकी ग्रोथ को डिक्रीज करने का काम करती है। क्लिंडामाइसिन आप ले सकते हो 10 mg पर kg। ये भी आपकी एंटीबायोटिक थेरेपी है। ये भी आपके स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को डिक्रीज करने का, उनकी मल्टीप्लिकेशन को रोकने का काम करती है। इसके अलावा कॉमन ड्रग है आपकी मॉर्बोफ्लेक्सिन, ठीक है। मॉर्बोफ्लेक्सिन 5 mg पर kg के हिसाब से आप ले सकते हो। ये बाकी बैक्टीरियाज के लिए या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए काम करती है। फंगस के लिए आप ये, या फंगस के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एनाल्जेसिक्स। क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पेन हो रहा है तो आपको एनाल्जेसिक्स देनी पड़ेगी, दैट इज ट्रामाडोल। टैबलेट ट्रामाडोल आप दोगे 2.5 mg है पर kg के अकॉर्डिंग। 1 टाइम दे सकते हो, 2 टाइम दे सकते हो, डिपेंड करता है उनके पेन पे। नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देना है, यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कुछ ड्रग देनी है। प्रीडेनाइसोन नाम की एक ड्रग आती है, कॉमनली हम ईयर इन्फेक्शन में वही देते हैं 1 to 2 mg पर kg के हिसाब से। तो ये सारी आपकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था, प्लस आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कम करने के लिए हम लोग ने ड्रग थेरेपी दे दी। लास्ट आ जाते हैं आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। ये तब करनी पड़ेगी जब एक्सेसिव इन्फेक्शन हो जाएगा। कौन सी सर्जरी, टोटल ईयर कैनाल एब्लेशन। टोटल मीन्स होता है कंप्लीट, ईयर कैनाल मीन्स होता है ये वाला एरिया, ईयर का ये वाला एरिया जिसमें आप फिंगर इंसर्ट करते हो। एब्लेशन मीन्स होता है रिमूव कर देना। लेकिन इसके साथ साथ अगर इन्फेक्शन आपके मेलिस, इनकस या स्टेपिस बोन्स में हो गया है तो अलोंग विद ऑडिटरी कैनाल, इस एरिया के साथ आप इनको भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है।
दिस इज़ योर टोटल ईयर कैनाल एब्लेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ईयर के पिन्ना को छोड़ दोगे, ये वाले एरिया को छोड़ दोगे, ये वाले एरिया को, बाकी अंदर का एरिया आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सेज एज अ नर्स आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक थिंग, द बेसिक प्रोसीजर, वाइटल साइन। आपको वाइटल्स लेना है ताकि जनरल कंडीशन पता कर सकें आप पेशेंट की कि इस टाइम पे पेशेंट की जनरल कंडीशन क्या है। इसके अलावा कंफर्ट पोजीशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। मान लीजिए आप उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ईयर में इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर लेफ्ट साइड में ईयर इन्फेक्शन हुआ है तो आपको राइट लेटरल पोजीशन देनी है। जिस तरफ इन्फेक्शन हुआ है उस तरफ से आपको पेशेंट को नहीं लेटाना है, उनको पेन होने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा कंफर्ट डिवाइसेस या एक्स्ट्रा पिलोज दे सकते हो, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दे सकते हो, जैसे भी उनका मन करे आप उन्हें वो चीज़ दे सकते हो। देन असेस ड्यूरिंग मेडिकेशन, ड्रॉप्स कितनी डाल रहे हैं, टाइम पे मेडिकेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कौन सी मेडिकेशन कब ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको असेस करते रहना है। एजुकेट फॉर दी सर्जरी, सर्जरी करानी है अगर पेशेंट को या सर्जरी का मैनेजमेंट देना है तो पहले पेशेंट का राइट है कि व्हाट इज़ दिस सर्जरी, क्या बेनिफिट है उस सर्जरी के, कितना कॉस्ट लगेगा उस सर्जरी में, क्या ये उनके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को बतानी है जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो जाए और सर्जरी करा ले। नेक्स्ट है डाइट प्लान आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनको च्यूइंग करने में, उनको स्वॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सेमी सॉलिड डाइट दे सकते हो, डायरेक्ट लिक्विड डाइट भी दे सकते हो। हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि पेशेंट फीवर में है, क्योंकि पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर सकता है, तो आपको उनकी हाइजीन मेंटेन भी करनी है जिससे कि इन्फेक्शन और जगह पे ना हो। देन हॉट एप्लीकेशन आप दे सकते हो अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है जिससे कि पेशेंट हमेशा काम डाउन रहे, उनका स्ट्रेस हार्मोन ना इंक्रीज़ हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज़ होने की वजह से इम्यूनिटी हमारी कंटिन्यूअस सप्रेस रहती है। एजुकेशन करना है अबाउट द फॉलोअप केयर, सर्जरी कराने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को कितनी बार डॉक्टर को विजिट करना है, ये सारी चीज़ें आपको उनको एजुकेट करके रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन, क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे जो दोबारा से ये इन्फेक्शन ना हो। फर्स्ट है आपका अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन का मतलब ये है कि हर 6 मंथ में आपको होल बॉडी चेकअप कराना है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे XYZ कोई भी पर्सन हो। अगर आप हर 6 मंथ में अर्ली डिटेक्शन यानी कि होल बॉडी चेकअप कराते हो तो आप हर तरह की बीमारी से बच सकते हो। अवॉइड स्विमिंग, अगर वो स्विमर थे, उनको ये बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो उनको स्विमिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ द चिल्ड्रंस, बच्चे हैं अगर जिनको ये इन्फेक्शन हो रहा है तो पेरेंट्स का क्या काम है कि उनको कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में रखना है जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके अलावा हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर प्रिवेंशन फॉलो नहीं किया गया तो बहुत बड़ा हार्म हो सकता है जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लिकेशंस। तो ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जो कि प्रिवेंशन की वजह से या प्रिवेंशन फॉलो ना करने की वजह से हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हियरिंग लॉस, ईयर का काम है, ईयर की बात है तो ये इन्फेक्शन सिर्फ एक्सटर्नल एरिया में ना रह करके इंटरनल में भी जा सकता है या मिडिल में भी जा सकता है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि अभी इन्फेक्शन एक्यूट था तो टैबलेट से ठीक हो गया, अब ये अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो क्रोनिक कंडीशन आ जाएगी जिसकी वजह से हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी खुद में ही एक कॉम्प्लिकेशंस है, क्यों? क्योंकि सर्जरी में एक तो मनी लग रहा है बहुत ज़्यादा, दूसरा जो भी पेशेंट है उसका ऑर्गन कट करके बाहर निकाल दिया जा रहा है, तो रिकवरी के चांसेस थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओटाइटिस एक्सटर्ना। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।